आगे बढ़ाते हैं, उसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी है उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, हाँ बेटा, नमस्ते बेटा। देखिए, एक है टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगला टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप एक सिचुएशन समझिए। एक सिचुएशन ये है कि ये कोई फ्लोर है या सरफेस है, ठीक है, और इस पर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये रखी हुई है। अब यदि इस पर मैं फोर्स लगाऊं, मान लो इधर फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो इस बॉडी पर इधर फ्रिक्शन होगा। यदि ये बाकी बॉडी मोशन में आ जाएगी तो ये एफ के होगा। और यदि इस फोर्स लगाने के बावजूद, यदि यहां पर इस फोर्स को लगाने के बावजूद यदि ये बॉडी मोशन में नहीं आई तो ये एफ एस होगा। सपोज करो मैं आपको आप बताना कौन सा फ्रिक्शन होगा। मैंने इस पर इतनी फोर्स लगा दी है, इतनी लगा दी है कि बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन है, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन है। तो बताइए यहां पे कौन सा वाला फ्रिक्शन एक्टिवेट करूंगा, कौन सा वाला फ्रिक्शन लगाऊं। यदि बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन है, एकदम नपी तुली फोर्स लगाई है, तो बिल्कुल शुभम ठीक, शुभम ने टाइप कर दिया, दिया ने भी टाइप कर दिया, भूमिका ने भी, तो ये है बेटा बिल्कुल ठीक, एफ एस मैक्सिमम। अच्छा लगा मुझे, आंसर आया एफ एस मैक्सिमम। यदि मैं इसमें नपी तुली फोर्स लगाता हूं, नहीं स्टैटिक तो है देव, लेकिन उसमें भी एफ एस मैक्सिमम है। मैंने बोला ना एट द वर्ज ऑफ मोशन है, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे बिल्कुल मोशन की कगार पर एफ एस मैक्सिमम एक्टिवेट रहता है। अच्छा, ये फोर्स किसने लगाई, फ्लोर ने, सरफेस इन कॉन्टेक्ट। वो एक फोर्स और लगा रही होगी, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, याद आ गया, तो ठीक है। हालांकि इस पर एक फोर्स mg भी लग रही होगी, लेकिन अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ी नहीं बोला है मैंने, सर वो वाली फोर्स रह गई है। फ्री बॉडी डायग्राम जब वर्ड इस्तेमाल होता है तब एक भी फोर्स मिस नहीं होनी चाहिए। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूं कि मेरे एफ ए अप्लाइड फोर्स लगाने पर, और वो भी 90 के लिए अप्लाइड फोर्स लगाने पर, है ना, और ऐसी फोर्स हो कि वो बॉडी यदि एट द वर्ज ऑफ मोशन आ जाए तो ये एफ एस मैक्सिमम होगा। ये फोर्स भी कॉन्टेक्ट फोर्स होती है, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स होती है। अब यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूं, ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया था, किसी को याद है? इस रिजल्ट मैंने सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है, मैंने बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकाली है, मैंने सिर्फ इन दो फोर्सों का रिजल्टेंट निकाला है। इसको रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये भी फ्लोर ने लगाई, ये भी फ्लोर ने लगाई है, तो इसको रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। समझना, ठीक है, रिजल्टेंट तो है लेकिन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया यहां तक। अब ये जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसने ये जो एंगल बना रखा है, ये, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। आपके सामने इनडायरेक्टली फिगर, देखो फिगर तो पढ़ा ही है, इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दो। पहले आप क्या करिए, यदि किसी भी सिचुएशन में बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन है, किसी भी सिचुएशन में, मैंने तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है, आगे आड़ी टेढ़ी तिरछी सरफेस भी आएगी, पर कहीं से तो शुरुआत करें, यहां से शुरुआत करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल, उसपे एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन पे है, तो इसका मतलब इस पे एफएस मैक्सिमम एक्टिवेट होगा। वही फ्लोर इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है, तो मैंने इन दोनों पर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया इस पे, तो इसको नाम बोलेंगे रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो एंगल बना है इसी का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए जो फिगर में बताया है उसको शब्द दे देता हूं, बन गई डेफिनेशन। इट इज अ एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल रिएक्शन। ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये किसका रिजल्टेंट है, ये फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम और नॉर्मल रिएक्शन का। अब इसका एडवांटेज क्या है फिजिक्स में, इस एंगल को एक अलग से नाम दिया है तो कोई तो बात होगी बेटा। यदि मैं कहता हूं इस वाले ट्रायंगल में गर्दन टेढ़ी करके टेन थीटा खेलिए, टेन थीटा खेलते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाली जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी, ये बेस का रोल प्ले करेगी, इसकी लेंथ एफएस मैक्सिमम के बराबर है।
परपेंडिकुलर एफ एस मैक्सिमम है, देखो ये, और ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। भाई आपने लिखा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एफ एस मैक्सिमम के बराबर है और बेस एन के बराबर है। यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है। हाँ देखा था का, ओ हाँ ये तो म्यू एस है, याद आया कुछ। टेन थीटा को टेन थीटा लिखा रहने दो, इसको म्यू एस। यदि आपने तमीज से पढ़ा हो, पिछला क्लास का रिवीजन हो आपके दिमाग में, तो एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन म्यू एस होता है। तो इस एंगल की विशेषता यह है कि यदि इस एंगल का टेन निकाल लिया जाए तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम दिस एंगल वी कैन कैलकुलेट कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसी में एक टॉपिक आता है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग या इसका एक एंगल ऑफ स्लाइडिंग, या एक और नाम और है इसका एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज। सपोज करो मैंने ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, इसमें थीटा एन की तरफ, हाँ ये डेफिनेशन है देव, थीटा एन के साथ ही लेना है, डेफिनेशन है इसमें, ये थीटा एन के साथ ही लेना है, ये शर्त है डेफिनेशन में, ये शर्त है, ठीक है। अब आ जाइए, ये रही एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये तिरछी सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन। सपोज करो यहां पर बॉडी रखी हुई है, माना ये एंगल थीटा है, इमेजिन करो ये एंगल थीटा, या चलो एक काम करते हैं नया एंगल दे देते हैं नाम इसका अल्फा, इसका नया नाम दे दिया अल्फा। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उसमें यही ब्लॉक मैंने रख दिया तिरछा। अब ऐसा नहीं है कि तिरछा रखते ही वो स्लिप मारने लग जाएगा, मेरी बात देखना। सपोज करो ये वही मेरी फाइल, ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है, मैं इसको तिरछा कर रहा हूं फिगर के हिसाब से, तो ये फिसला थोड़ी नहीं, अभी किसने रोक रखा है, इसके फ्रिक्शन ने रोक रखा है इसे। थोड़ा थोड़ा और हिलाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा उठा रहा हूं, अब देखो अब ये फिसल गया। तो जरूरत से ज्यादा एंगल करोगे तो ये नहीं रुक पाएगा, देखो फिसल रहा है, मैं हाथ छोड़ रहा हूं फिसल रहा है ये। लेकिन यदि ये था तब तो नहीं फिसल रहा था ना, लेकिन यूं कर रहा हूं तो भी नहीं फिसला, धीमे धीमे बहुत स्लोली स्लोली ग्रेजुअल एंगल बढ़ाओ, अब फिसल गया, है ना। तो अब मैंने जो प्रैक्टिकल किया आप सुनना। सपोज करो अभी मैंने फाइल तिरछी करी थी, सपोज करो ये वो एंगल है जिस पर बॉडी फिसल नहीं रही, एट द वर्ज ऑफ फिसलने पर है। क्या मतलब, बॉडी फिसल नहीं रही बट एट द वर्ज ऑफ मोशन है, एट द वर्ज ऑफ स्लिप है, बिल्कुल। देखो एक बार यूं करा नहीं स्लिप हुई, यूं करा नहीं, यूं, अब बिल्कुल एक काम बिल्कुल बिल्कुल तराजू की तरह बैलेंस है। यदि मैंने हल्का सा भी 1 डिग्री एंगल बढ़ाया, सपोज करो 1 डिग्री, ओ ये फिसल गया। बिल्कुल उस स्टेज पर है हम कि ये एग्जैक्टली वो नपा तुला बनिए वाला एंगल है कि बॉडी रख दी है, बॉडी चाह रही है। यदि मैंने इसमें 0.1 डिग्री एंगल भी बढ़ा दिया तो ये फिसलनी चालू हो जाएगी, फिर ये स्लिप मारेगी। तो यदि ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जिस पर बॉडी रख दी जाए और बॉडी स्लिप ना करे, उल्टा एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो, तो हम इसे एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। अच्छा, इस समय इस पे कौन कौन सी फोर्स काम कर रही होंगी उन्हें देख लेते हैं। बताइए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब मैंने यहाँ पे एमजी नहीं दिखाई थी क्योंकि मुझे सिर्फ इस एंगल को डिफाइन करना था, लेकिन अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे बताइए इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो एमजी लग रही होगी, एमजीयू दिखा दूं, दिस इज एमजी, ओके। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, बताओ ये किसने लगाई, फ्लोर ने। देखो ये जो फ्लोर है उसने नॉर्मल रिएक्शन लगाई, यही फ्लोर इस पर एक फोर्स और लगा रहा होगा, बताएंगे कौन सी, क्योंकि फ्लोर 2 फोर्स लगाते हैं। हाँ जी बेटा, शुभम ने बता दिया, एक एन लगेगी सर, एक एमजी लगेगी और एक एफएस मैक्सिमम, वो इधर लगेगी। मानते हो ना इस बात को, वो इधर लगेगी, एफएस मैक्सिमम इधर लगेगी, क्योंकि बॉडी इधर स्लिप होना चाह रही है और बॉडी जिधर स्लिप होना चाहती है उसके अपोजिट ही फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट होती है। चलिए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ब्लॉक है इस पर ये 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक अर्थ लगा रही होगी एमजी, एक ये और ये तो अर्थ लगा रही है, और ये जो फ्लोर है जिसपे रखा है ये फ्लोर 2 फोर्स लगा रहा है, एक टेंजेंशियली एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, वो ये
कि बेटा एक्चुअली जब फिजिक्स में इस टाइप का फिगर बन जाए कि कोई फोर्स कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, जब इस टाइप के फिगर बन जाए, बिखरी हुई फोर्सेस मिल जाए, तब वहां हमें कंपोनेंट तोड़ने को याद करना चाहिए, कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए हमें। व्हाट आई एम सेइंग, देखो यदि फोर्सेस एक यहां जा रही है, अलग ही दिशा में जा रही है, एक अलग दिशा में जा रही है, एक अलग जा रही है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमें कंपोनेंट तोड़ने वाली फिजिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। कंपोनेंट तोड़ना या रिजोल्यूशन करना, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज कराता हूं। जैसे जब आप बताना, यदि आप सपोज करो 33 प्लस 17 करते हो, 33 प्लस 17 करते हो, तो आपके दिमाग में एक मैथमेटिक्स चल रही होती है, वो रिजोल्यूशन ही तो है। आप क्या करते हो, 3 और 7 जोड़ देते हो। क्या करते हो, 3 और 7 जोड़ देते हो 10, तो 30 और 10 40 और 10 50, ऐसे ही करते हो नहीं करते हो? यानी आपने 33 के कंपोनेंट तोड़ दिए, 17 के कंपोनेंट तोड़ दिए। अब थोड़ा काम आसान हो गया कि 30 और 10 40, 3 7 और 3 10 50 हो गया फटाफट। ये होता है, और ये चीजें आप सीख चुके हो, इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वेक्टर में भी रिजोल्यूशन होते हैं, वेक्टर के लेकिन अलग थोड़ी उसकी अलजेब्रा है। तो जैसे इस सवाल को करने के लिए हमने ये चीज अपनाई, इसमें mg ऐसे क्यों लग रही है, mg नीचे तो लगेगी, mg अर्थ ये, mg दुनिया की इकलौती ऐसी फोर्स है जो ढीठ है, जो हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ लगती है बेटा। ये कैसा क्वेश्चन में समझ नहीं आया, mg हमेशा ऐसी तो लगेगी नीचे की ओर। यदि कोई फ्लोर पे बॉडी ऐसे रखी हुई है तो mg ऐसी तो लगेगी। बॉडी तिरछी कर दो तो भी mg ऐसे ही लगेगी, mg तो धरती की ओर अर्थ खींचती है ना उसे, तो अर्थ अपनी ओर खींचती है, mg तो हमेशा नीचे लगता है बेटा। बॉडी आड़ी टेढ़ी तिरछी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, mg हमेशा नीचे लगता है। हाँ, तो मैं आपको रिजोल्यूशन वाली बात बता रहा था। जैसे हम जब इस अलजेब्रा को करने के लिए, इस एडिशन को करने के लिए ये इस्तेमाल कर लेते हैं, भले ही 2 नंबरों के टोटल की बजाय आपको 4 का टोटल करना पड़ रहा है, पर फिर भी है तो आसान। ऐसे ही हमारी फिजिक्स में क्या होता है, जब ये रायता फैल जाता है कि कोई फोर्स कहीं हो, कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, तब हम रिजोल्यूशन वाली फिजिक्स को याद करते हैं, वो हमारी फिजिक्स आसान करती है। तो कैसे रिजोल्व करते हैं, किसको करते हैं, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। फिलहाल मैंने जो एन वाली डायरेक्शन है ना, एन को एन क्यों बोला, क्योंकि ये नॉर्मल है, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये तभी तो नॉर्मल है, मतलब फ्लोर के नॉर्मल है। मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे खींचा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये एंगल अल्फा ही होता है, यदि ये अल्फा है तो ये अल्फा ही होगा। आप बुद्धि लगाएंगे, टाइम लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे फिर, लेकिन मैं उसे मिटा दूंगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चलिए मैं बता देता हूं कैसे, देखिए, लेकिन रट लेना इसको। मैं इस फिगर में सिर्फ ये एरो 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 बना देता हूं। देखो ये एंगल अल्फा है, एक mg वाला एरो बनना है ना, ये mg वाला एरो देखो बिल्कुल सीधे ही हूं, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूं, है ना। एक ये परपेंडिकुलर वाला एरो बनना है, इसको सर ने ऐसे कर दिया है, इस फिगर को ऐसे बना दिया मैंने, जो लाइनों की जरूरत है वो बना दी बस। ये वाला एरो किसका है, mg का, थोड़ा आगे तक खींच दिया। ये किसका है, नॉर्मल रिएक्शन का, ये 90 होगा बेटा। अब सर कैसे कह रहे हैं कि ये एंगल भी अल्फा होगा, तो चलो एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। हम नहीं मान रहे ये अल्फा है, तो कुछ तो होगा, तो मैंने इसको मान लिया थीटा और इसको मान लिया बीटा। तो फिगर देख के बताइए बीटा प्लस थीटा कितना है इस फिगर में, चलिए बताइए बीटा प्लस थीटा, इस फिगर को देख के बताइए बीटा प्लस थीटा। नॉर्मल परपेंडिकुलर है बेटा, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। सिवेश क्या कह रहा है, सीधे सीधे बता देना, बीटा प्लस थीटा कितना है, किसी को नहीं दिख रहा, यानी आज की फिजिक्स थोड़ी ऐसी चल रही है। अरे भाई अच्छा एक काम करते हैं, बीटा प्लस थीटा, मैं ये वाली लाइन थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं, लो अब देखना, अब देखो ये लाइन मिटा दी तो यार ये 90 है, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, सरफेस ये जो इंक्लाइंड सरफेस थी उसके नॉर्मल है ये लाइन, ये पूरी लाइन ये 90 है, तो वर्टिकली अपोजिट ये 90 तो होगा। तो बीटा प्लस थीटा कितना हुआ, 90। एक बार आंखों में भरिए, बीटा प्लस थीटा 90 होगा। अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, ये भी 90 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बनना है बेटा, बन रहा है ट्राइंगल, तो ये प्लस ये प्लस ये तो 90 है भाई साहब।
तो बताना अल्फा प्लस बीटा प्लस 90, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का टोटल 180 होता है। ये 90 वहां जाएगा, तो बताना अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया ना। तो अब आप बुद्धि लगाइए, बीटा प्लस थीटा भी 90 है, बीटा प्लस थीटा भी 90 और अल्फा प्लस बीटा भी 90 है। तो बीटा प्लस थीटा भी 90 है, बीटा प्लस अल्फा भी 90 है, दोनों ही 90 है। तो इसका मतलब बीटा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, बीटा से बीटा कट गया, थीटा इक्वल टू अल्फा आ गया। यानी ये थीटा जो है ये अल्फा के बराबर ही आएगा। इसे याद कर लेना। हाँ, प्योर ज्योमेट्री थी, इसमें फिजिक्स थी नहीं, इसको याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। जल्दी से टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाइए, तो अब ये बात समझ में आ गई, ये अल्फा है तो ये अल्फा क्यों हो गया, जल्दी बोलो। ये अल्फा है तो आगे से इस फिजिक्स को याद रखेंगे परमानेंटली, ठीक। अब सुनो, हाँ तो मैं आपको बता रहा था, जब फोर्सेस बिखरी हुई हो ना, कि कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तीन फोर्सेस है और बिखरी हुई हैं, तीन है, तीन नहीं नाक में दम कर दिया, एक एन है नॉर्मल रिएक्शन, एक एफएस मैक्सिमम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक एमजी है। तो आप ना थोड़ा एनालाइज करो कि क्या करके किसके कंपोनेंट तोड़ के फायदे में रहोगे। मैं ना एमजी के कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, एमजी के कंपोनेंट तोड़ रहा हूं। कंपोनेंट तोड़ना याद है, मैं याद दिलाता हूं। देखिए, यदि ये आर है तो पापा जिसके संग थीटा एंगल बना रहे होते हैं वो कंपोनेंट आर कॉस थीटा होता है और दूसरा वाला आर साइन थीटा होता है। याद आ गया। यदि ये वेक्टर है तो और ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला जिसके संग थीटा बन रहा होगा वो पापा कॉस थीटा, यानी ये वैल्यू फिर कॉस थीटा, और दूसरी वाली आर साइन थीटा होगी। इसी फिजिक्स को घुमा दो, इस एरो को घुमा दो, तो इस एमजी के कंपोनेंट तोड़िए तो एक कंपोनेंट बेटा ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। एग्री करते हो या नहीं करते हो, बोलो। हालांकि ये टेंजेंशियल नहीं लगेगा, मैं आपको थोड़ा फिगर, एक कहीं गलत फहमी के शिकार ना हो जाओ, मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा एक चीज एडजस्ट कर देता हूं। देखिए दोबारा से देख लीजिए फिगर, ये था ब्लॉक और ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसपे बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन पे रहे, बिल्कुल मोशन की कगार पे। तो कौन कौन सी फोर्सेस इसमें लग रही थी, एक तो एमजी, अब की बार मैंने एमजी यहां बीच में से दिखा दी, एक एमजी, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक टेंजेंशियली एफएस मैक्सिमम, एफएस मैक्सिमम, यही तो थी। फिर मैंने इस नॉर्मल वाली लाइन को जब ऐसे करके बढ़ाया तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ज्योमेट्रिकली प्रूव करके दिखाया, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। अब इस एमजी के कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, एमजी के कंपोनेंट। अभी आप बिगिनर लेवल पर हो इसलिए एक अलग फिगर बना के तोड़ के दिखा देता हूं, ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। आप बिगिनर लेवल पर हो तो मैं अभी क्या कर रहा हूं बेटा, अभी क्या कर रहा हूं गौर से देखिए, मैं इस फिगर का कॉपी पेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा टेंजेंशियली एफएस मैक्सिमम और ये एमजी, दोबारा से वही फिगर बना रहा हूं है ना कर, और ये एक लाइन खींच रखी है, ये एंगल कितना है अल्फा। अब एमजी के कंपोनेंट तोड़ो, एमजी को तोड़ दो दो हिस्से में, तो आप बताएंगे ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा एमजी कॉस अल्फा, ये कंपोनेंट होगा एमजी कॉस अल्फा, और दूसरा परपेंडिकुलर वाला इधर होगा, ये होगा एमजी साइन अल्फा। ये होगा बेटा फिगर। यदि मैं एमजी के कंपोनेंट तोड़ू तो बेटा अभी अभी जो बताया था, जो रिजल्टेंट होता है जिसके साथ एंगल बनाता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, क्या ये कंपोनेंट तोड़ने वाली फिजिक्स आ गई नहीं आ गई समझ में? सब लोगों से पूछ रहा हूं, एमजी के कंपोनेंट जो तोड़े हैं फिजिक्स समझ में आई, कंपोनेंट तोड़ना, ठीक। अब कंपोनेंट तोड़ने के बाद कायदे से जिसके कंपोनेंट तोड़े हैं उसको दिमाग से हटा देना चाहिए, हटाओ यहां से, हटाओ हटाओ। आपने किसके कंपोनेंट तोड़े हैं, एमजी के। पापा के कंपोनेंट तोड़ दिए तो औलाद आ गई, औलाद कहेंगी पापा आप आराम करो, आपका कोई काम नहीं है अब। तो यानी जो फिगर हमें ऐसे बिखरा हुआ था वो ऐसा दिखेगा। आप बोलो क्यों कंपोनेंट तोड़े, ये फिजिक्स भी अपने दिमाग में घुसाइए कि क्यों तोड़ते हैं। यार कोई फोर्स कहीं जा रही थी, कोई कहीं जा रही थी, कोई कहीं जा रही थी, समझ में ही नहीं आ रही कि हम किस तरीके से अलजेब्रा को आगे बढ़ाए, फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही मैंने एमजी के कंपोनेंट तोड़े, एमजी को तो खत्म करो। अरे जब आपने 33 को तोड़ दिया था, 30 + 3 तो 33 दोबारा थोड़ी नहीं लिखोगे, तो मैंने एमजी को मिटा दिया। अब इससे क्या फायदा मिल गया,
फोर्सेस आमने सामने आ गई, अब आमने सामने की लड़ाई है जो है, ये फायदा होता है कंपोनेंट तोड़ के। अब बताइए, ये बॉडी, ये ब्लॉक ना तो ऐसे ऐसे जा रहा, ना ऐसे ऐसे जा रहा, तो बता रहा ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। अच्छा एक चीज और, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए पहली और आखिरी बार बनाया है, वरना फिगर में ही लिखते बनाते हैं। चलिए इसी, ये जो मैंने आपको अलग से बना के दिखा दिया है, सजा दिया है, इतनी मेहनत नहीं करते हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, फिगर में लिख देते हैं रिजॉल्विंग एमजी। मतलब बताता हूं, अब इस एमजी के कंपोनेंट तोड़ो, तो एक कंपोनेंट तो ये होगा mg cos अल्फा, और एक कंपोनेंट होगा mg sin अल्फा। तो पता है हम जब फिगर में ये लिख देते हैं कि रिजॉल्विंग mg, तो पता है इस फिगर को कैसे पढ़ना होता है। इस वर्ड का मतलब है, यदि किसी फिगर में ऐसे, अब बताना आप यदि ये फिगर किसी को और को देखोगे, या क्लास में कोई नया बंदा आता है और वो इस फिगर को देखता है, वो क्या समझेगा यदि इस सेंटेंस को नहीं लिखा जाए कि एक तो n लग रही है, एक एफएस मैक्सिमम लग रही है, एक mg cos अल्फा लग रही है, एक mg sin अल्फा लग रही है, और एक mg लग रही है, वो तो ये मानेगा ये 5 फोर्स लग रही है। लेकिन यदि हम उसके लिए ये हिंट देते हैं रिजॉल्विंग mg, तो इसका मतलब उसे अब ये समझना है कि इसमें mg को नहीं देखना, mg रिजॉल्व हो चुका है। इस फिगर में mg हमने बनाया जरूर है पर उसे देखना नहीं है, यानी ऐसे फिगर को यूज करना है, फिगर ये है। लेकिन हम बार बार दो फिगर ना बनाने पड़े, उससे बचने के लिए फिगर उसी में कंपोनेंट तोड़ देते हैं और यहां लिख देते हैं रिजॉल्विंग mg, जिसका मतलब होता है mg नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। होप आप समझ गए होगे, समझ गए होगे। तो बताइए, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन बोली है एंगल ऑफ स्लाइडिंग की, इट इज द एंगल एट विच बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यानी बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, एट द वर्ज ऑफ स्लाइड है। इसका मतलब यदि मैं इसको y और इसको x मानूं, बेटा चॉइस ऑफ ओरिजिन हमारी है, हमारी है चॉइस ऑफ ओरिजिन, तो ये बॉडी ना तो y की ओर जा रही ना x की ओर जा रही, तो आप क्या लिखोगे, सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम, सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ x एंड y डायरेक्शन, x डायरेक्ट, ठीक है ना, देयरफॉर मतलब ना तो x की ओर खिसक रही ना y, तो बताइए इसका मतलब fs, यदि ये ऐसे ऐसे नहीं खिसक रही तो इसका मतलब mg sin अल्फा किसके बराबर है, fs मैक्सिमम के। समझ में आ रही होगी, ये और ये बराबर हो गए इसलिए नहीं खिसक रही। और mg cos अल्फा किसके बराबर है बताइए, यदि ये ऐसे ऐसे भी नहीं, इस फिगर को कंफर्टेबल लग रहा है तो इसे देख लो, तो mg, ये बॉडी ऐसे ऐसे भी नहीं जा रही, तो mg cos अल्फा किसके बराबर है, n के बराबर। इसीलिए रिजोल्यूशन किए जाते हैं कि चीजें आमने सामने आ गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, खत्म कहानी। अच्छा आपको एक चीज और एज ए फिजिक्स स्टूडेंट सीखनी चाहिए कि यार जब सर इसको यूं कर रहे थे धीमे 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 ऐसे ऐसे ऐसे, तो यार यदि ये खिसकी नीचे की ओर तो कोई तो फोर्स होगी जो इसे नीचे खिसका रही है, जादू से तो कुछ भी नहीं खिसकता ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब तक फोर्स नहीं जब तक खिसकेगी नहीं, तो कौन खिसका रही है, तो बेटा ये जो mg sin अल्फा होता है ना, mg sin अल्फा, देखो इधर की तरफ एक फोर्स एक्टिवेट हो गई इधर, जो खिसकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिश इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि ये दोनों बराबर है, या खिसक नहीं रहे इसलिए बराबर है। तो बताइए क्या ये समझ में आई नहीं आई, इधर जो मैंने लिखा है कि mg sin अल्फा इसके बराबर और mg cos अल्फा इसके बराबर, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग, जब आप डिवाइड करोगे तो बताओ mg से mg कट जाएगा, ये tan अल्फा बचेगा, और ये क्या बचेगा, fs मैक्सिमम अपॉन n, ये fs मैक्सिमम अपॉन n बचेगा। ये भी देखा, अरे यार ये भी देखा है कहीं, लेकिन अगर यहाँ इक्विलिब्रियम, अरे यार मेरे चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता, शुभम, है ना, ऐसा मत सवाल पूछा करो कि यदि इक्विलिब्रियम नहीं होता तो, वेट एंड वॉच, क्योंकि ऐसे सवालों का अंत नहीं होता। तेरा क्वेश्चन जायज है लेकिन थोड़ा मुश्किल है ना। तो अब बताइए एफएस मैक्सिमम अपॉन एन, ये क्या चीज होती है, क्या होती है, अरे ये भी म्यू एस, ये तो देखा है हमने, तो टेन अल्फा इक्वल टू म्यू एस। तो गौर से सुनना, टेन थीटा भी म्यू एस होता है और टेन अल्फा भी म्यू एस होता है। थीटा यहां पर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। देख लो किस किस के बीच में, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच को। और
क्या और एल्फा एंगल ऑफ स्लाइडिंग इसको बोलते हैं। लेकिन अभी अभी ताजा समाचार ये मिले कि ये भी म्यू एस के बराबर, ये भी म्यू एस के बराबर। यदि मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये बात बताने की नहीं है कि थीटा और अल्फा बराबर हो गए। इसका मतलब डेफिनेशन भले ही इनकी अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली ये वैल्यू बराबर ही हुई। भले ही इनकी डेफिनेशन अलग अलग है, इनके फिगर अलग अलग है, लेकिन एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब इसका भी tan निकालने से म्यू एस आ जाता है और इसका भी tan निकालने से म्यू एस ही आता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा। स्क्रीनशॉट मारिए। अब इसी स्क्रीनशॉट में टिक टिक 1 2 3 4 5 सपोज करो, क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। अब सपोज करो यदि मैं इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दूं, मैंने इस एंगल को बीटा कर दिया, इमेजिन करो, और ये बीटा हमारा अल्फा से बड़ा हो गया, तो क्या असर होगा बोलो, बताइए मुझे, बताइए टाइप करके कि यदि मैंने ये एंगल बढ़ा दिया, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, है ना, तो बढ़ाने से क्या होगा? मतलब अरे भाई एक बंदा भी टाइप नहीं कर पाया, ये एंगल, ये बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग थी, लेकिन यदि मैं एंगल बढ़ा दूंगा तो बॉडी स्लाइड करने लगेगी ना, बॉडी स्लाइड करने लग जाएगी। तो यदि वो स्लाइड कर रही है तो एक क्वेश्चन आता है, यदि ये वाकई स्लाइड करने लगी तो फिर किस एक्सीलरेशन से स्लाइड करेगी? तो हेडिंग है इसकी एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी किसका? स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब हेडिंग ये हो गई, यदि कोई बॉडी यूं करके एक्सेलरेट कर रही है, मतलब फिसल रही है, तो उस बॉडी का फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अब इस फिगर में मामूली से चेंज करने हैं। मैंने इस एंगल को बीटा बोल दिया है ना, तो फिर इसको भी बीटा बोलना पड़ेगा। फिर एमजी के जो कंपोनेंट टूटे हैं, एमजी कॉस बीटा, एमजी साइन बीटा, बोलो यही तो लिखना पड़ेगा। एक अंतर और करना है, बताओ क्या? इस फिगर में ढूंढ के बताओ। वेरी गुड, कन्हैया ने तो बता दिया। और बताइए आप लोग, एक मामूली सा अंतर और इस फिगर में करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, भूमिका जीत गई। और कोई बता रहा है? एफ के हो जाएगा, क्योंकि अब ये बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइड करेगी तो ये अब एफ के माना जाएगा होपफुली। बाकी फिगर एज इट इज रहेगा कि ये जो बॉडी है इस पर एक एमजी लग रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, फोर्स तो ये 3 लग रही है, एमजी, एन और एफ के। लेकिन ये दो क्या चीजें, ये रिजॉल्विंग एमजी, एमजी को रिजॉल्व कर दिया। तो बताइए, है ना, इसको फिगर की यानी उसी फिगर में थोड़े से चेंजेस कर दिए बस मैंने। अब बताइए, वाई डायरेक्शन में तो अब भी इक्विलिब्रियम है, सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम इन बोथ डायरेक्शन ना, बोथ डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ वाई डायरेक्शन, सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब बेटा इक्वेशन कैसे सजेगी? ये दोनों बराबर है, यानी एन किसके बराबर है? एन बराबर है एम जी कॉस बीटा के। एन तो कॉस बीटा के बराबर है, इसको नंबर फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ देते हैं। एंड यार एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, अब एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट है। अब ये बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है, मैंने इधर एरो डाल दिया और एक्सेलरेशन निकालना है। तो बताइए, यूजिंग एफ बराबर एम ए along x एक्सिस, आपने इसको x माना है, इस डायरेक्शन को देखो, x डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम ना हो तो f बराबर एम ए लगा दो। तो बताइए f की जगह क्या रखा जाएगा? प्रैक्टिस है आपको, f की जगह, अरे शिवेश तैयार बैठा था, बिल्कुल ठीक। बाकी लोग भी बताइए, भूमिका भी तैयार बैठी थी, शाबाश। तो f बराबर एम ए में f रखा जाएगा एम जी साइन बीटा माइनस एफ के, माइनस एफ के भी आएगा शुभम, क्योंकि एम जी साइन बीटा माइनस एफ के, एम एफ के देखता रह गया, ये ज्यादा रहा होगा, ये पिछले वाले में फिगर में ये बराबर रहे थे तो ये हिल नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये एंगल बढ़ गया तो ये और बढ़ गया, इसके दम और बढ़ गए, इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये खिसका के ले जा रहा है। सिंपल, एफ बराबर एम ए लगा रहा हूं तो एम जी साइन बीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। इस एफ के को क्या लिख दूं? एम जी साइन बीटा, इस एफ के को क्या लिख दूं? म्यू के
एन याद है नहीं याद? जल्दी बोलो, याद है या नहीं याद? कल सवाल भी किया था, एफ के को म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं, और एन की वैल्यू इस बार इस फिगर में, इस सवाल में म्यू के एन की वैल्यू एम जी नहीं, एम जी कॉस बीटा है। दिस इज एम ए, तो एम इसमें कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, तो फाइनली मैं बस इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, ए इक्वल टू, बताओ एम कट गया, जी और जी कॉमन आ रहा है, लाइक काम करते हैं, एम ए इक्वल टू एम जी कॉमन ले लेते हैं ना, साइन बीटा माइनस म्यू के कॉस बीटा, ये उस बॉडी का, और एम से एम कट गया, ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन है जो बॉडी डाउन द प्लेन किसी फ्रिक्शन वाले सरफेस पे खिसकेगी, है ना। जिस बॉडी एक ऐसे सरफेस पे खिसक रही है जिसमें फ्रिक्शन भी है, ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा डाउन द प्लेन। शायद शुभम यही पूछा था ना, यदि एक्सेलरेट हो तो किसके, तो अच्छा इसमें एक स्पेशल केस जो जनरली सवाल हम पे रहम कर देता है, जनरली कर देता है, वो ये कह रहा है कि फिगर यही है मगर एफ के नहीं है, वो कह रहा है एफ के है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं। आपने सवाल किया ना पास्ट में, कंसीडर अ सरफेस टू बी ए फ्रिक्शनलेस, तो वो कह रहा है यदि फ्रिक्शन नहीं है तो पता है आप इसकी जगह जीरो रख दीजिएगा, इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है पर सवालों में सवाल तो दे देते हैं, ऐसे तो आइडियल केस भी नहीं है। इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। तो जब ये जीरो होगा तो बताना देन ए कितना निकल के आएगा, देन ए इक्वल टू जी की जगह जी साइन बीटा, जी साइन बीटा, क्योंकि ये टर्म तो खत्म ना, ये टर्म तो जीरो हो गया, जी साइन बीटा। ये किस केस का एक्सेलरेशन है? जब बॉडी डाउन द प्लेन आ रही हो, फ्रिक्शन है नहीं, और फ्रिक्शन यदि होगा तो ये एक्सेलरेशन है। अच्छा अब मेरी अपनी पार जौहरी वाली नजर से देख के बताइए, जौहरी वाली नजर को देखिए और बताइए क्या ए और जी बराबर आ रहे हैं? ए और जी बराबर आ रहे हैं? नहीं तो ये वाला तो कोई बात नहीं हुई, ये इसमें जौहरी क्या देखना। ये बताइए ए और जी में कौन बड़ा आएगा, बताइए। मैथ बतानी है, मैथ के साथ तुक्का नहीं मारना कि ठीक है बराबर नहीं आ रहे लेकिन बड़ा कौन आएगा, फिर ए और जी में बड़ा कौन आएगा? देव कह रहा है जी, शुभम कह रहा है ए, भूमिका कह रही है ए, तुषार कह रहा है जी, सिल्की भी कह रही है जी, शिवेश कह रहा है ए बड़ा आएगा, कुलदीप कह रहा है ए बड़ा आएगा। चलिए मैं आपको बता, नहीं एंगल पर डिपेंड करेगा, हर्ष उपाध्याय कह रहा है, अश्मित कह रहा है ए बड़ा आएगा, अक्षरा कह रही है जी। तो चलिए मैं आंसर दे देता हूं, जी बड़ा आएगा, ए छोटा ही रहने वाला है। क्यों? एक्सप्लेनेशन, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। यदि आप थोड़ी सी थोड़ी मैथ है, साइन थीटा एक ऐसा एंगल है, साइन और कॉस एक्चुअली दोनों ही, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। बताना, ये हम जी को मान लो 10 मान लेते हैं, जी की वैल्यू 10 मान लें, तो साइन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, और वो भी कब? जब ये 90 होगा। 90 समझते हो? बीटा का मतलब 90 समझते हो? ये 90 हो गया। देखो सरफेस को यूं खिसका रहा हूं, यूं खिसका रहा हूं, यूं खिसका रहा हूं, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये जहां उंगली है, 90 का मतलब ये हो गया, इससे बड़ा एंगल नहीं होगा इस सिचुएशन में। अब आप बुद्धि लगाइए, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ ही नहीं सकती। अच्छा एक मिनट सुनो, ए इक्वल टू है जी साइन बीटा, थोड़ी देर के लिए जी की वैल्यू 9.8 ना लेके 10 ले लेते हैं, तो ए ठीक है। अब बताना 10, यदि ये वैल्यू 2 आ जाए तो ए इक्वल टू 20 आ जाएगा, ए बड़ा आ गया जी से, लेकिन ये 2 कभी आएगा ही नहीं ना आंसर, ये कभी आ ही नहीं सकता 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वरना इसकी वैल्यू 0.9 आ जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दोबारा देख लेना तो पता ना, यदि इसकी वैल्यू 0.9 आई तो 10 गुणा 0.9, ये तो 9 रह गया। तो ए की वैल्यू जी से कम या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है, हम आ रहा हूं, या बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं आ सकती ए की वैल्यू। और बराबर भी किस एंगल पर आएगी बताओ? ए और जी कब बराबर होंगे? ए और जी की वैल्यू बराबर होगी भी तो किस सिनारियो में होगी? जब ये भाई साहब 90 डिग्री हो जाए। स्क्रीनशॉट मार लीजिए बेटा इसको,
होप की समझ में आ गया। इसमें मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ा है, पहले फिगर ये था और ऐसे करके इसको ये। अब आ जाइए, अगली मीटिंग ज्वाइन कर लेते पहले, है ना। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट पर लिखा होता है, गेट होता है ना, कांच के गेट जो होते हैं, उसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पुल और पुश लिखा रहता है ना, सारा समझ में नहीं आता कि अब धक्का, एक बार को तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि खींचना है, सारा धक्का देना है, पुल और पुश। चलो वहां गेट को पुल करो पुश करो, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। लेकिन यदि कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ठीक है, और मैं इसको दो ऑप्शन से खिसका रहा हूं, देखो ये बॉडी है, सेम बॉडी है, सेम सरफेस है। एक तरीका ये कि मैं इस पे पुलिंग फोर्स लगाई, पुल फोर्स लगाया, लेकिन पुल फॉर्म में, PULL, पुल फॉर्म में। एक तो ये हो गया, एक मैंने इस पे पुश लगाया, उतनी फोर्स पुश पुश। समझना, यदि मैं बिना चीटिंग किए हुए जितने, सुनना, उसी बॉडी को उसी सरफेस पर एक तो फोर्स लगाऊं इस अंदाज में और एक इस अंदाज में लगाऊं, तो आप जिस तरीके के मैंने एरो इंपोज किए, ये है पुलिंग, ये है पुल, और जिस तरीके से ये इस समय पुश। और फोर्स होती भी क्या है, फोर्स इज समथिंग इन दी फॉर्म ऑफ पुल और पुश। सेम फोर्स लगाई है, सेम सरफेस पर है, तो पता है ये कहा नहीं जाता, होता है पुल इज बेटर देन पुश, पुल इज ऑलवेज बेटर देन पुश। वाई, ये एक्सप्लेन करना होता है हमें कि क्यों, जबकि दोनों फिगर में केवल पुल और पुश के अलावा कुछ अंतर नहीं है। इवन ये भी कहा जाए कि ये जो पुलिंग फोर्स है, ये मैंने एक लाइन खींची बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, और ये थीटा एंगल पे लग रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनता है। ऐसे ये भी थीटा। अच्छा एक काम करो, एक काम करते हैं, मैं फिर अलग से लाइन ही क्यों खींच रहा हूं, सुनो, ये रहा सरफेस, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, और ये रही पुलिंग फोर्स, ऐसे मैंने जमीन से टच करके एरो बना दिया, ये रही पुलिंग फोर्स F। और अगला फिगर, ये रही बॉडी, ब्लॉक, सेम ब्लॉक, ठीक है, इसमें ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, दिस इज थीटा। मतलब अब इस फिगर में पुल और पुश के अलावा कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, सेम टू सेम सिचुएशन। फिर भी ये अच्छा है, फिर भी ये अच्छा है, क्यों? तो आपके नोट्स में क्वेश्चन होगा, व्हाई पुल इज बेटर देन पुश। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूं। बताइए, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं आपको रिजोल्यूशन से, एक इसमें भी रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक फिजिक्स दोबारा रिकॉल कर दूं। जैसे ये आर है और ये कोई डायरेक्शन है, तो चलिए कंपोनेंट तोड़िए, तो ये थीटा, ये कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। सही है गलत है ये बताओ, बताइए, सही लिखा गलत लिखा मैंने? दोबारा से, अभी ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा ग्लिच था, दोबारा से देख लीजिए। तो मैं आपको एक बात पूछ रहा था, ये क्या चीज है? फोर्स, लेकिन पुल फॉर्म में, ये भी फोर्स है, ये पुश के फॉर्म में ये, और हमसे कोई ये प्रूव करना है कि पुल इज बेटर देन पुश। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछ रहा था, जो रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो ये कि यदि ये आर है और ये थीटा है, तो एक औलाद आर कॉस थीटा और एक औलाद आर साइन थीटा होगी। बताना ये सही फिगर है या इसमें कुछ गलती है? ये सही फिगर है या इसमें कुछ गलती है? चलिए तो मैं बता देता हूं, ये इसमें एक गलती है, वो ढूंढिए, है गलती, ढूंढिए गलती है। गलती मैं ही बता देता हूं यार, ये वेक्टर है, औलाद भी तो वेक्टर होंगी, एरो आएंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इधर एरो और इधर एरो आएगा। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे ही यदि मान लो आर वेक्टर ऐसे है और ये एंगल थीटा है, सुनना, तो अब यदि कंपोनेंट कंपोनेंट तोड़े, नो डाउट ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा होगा, लेकिन अब एरो ऐसे होंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा,
अब एरो ऐसे होंगे, समझ रहे हो? चलिए, नहीं समझे तो यहां कोशिश करते हैं, अब आ जाइए। सबसे पहले अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि क्यों ये वाला फिगर या इस तरीके से, यदि आपके पास दो चॉइस मौजूद हो तो पुल वाली चॉइस को चुनिए। बताइए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर एक mg लग रही है ना, एफ थीटा, देखो एक mg लग रही है इस पे फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, ये तीन फोर्स लग रही है। mg धरती ने लगाई, एन फ्लोर ने लगाई, एक और लग रही होगी, क्योंकि ये मोशन में इधर की तरफ इंपेंडिंग मोशन है, तो फाइनली ये मूव करेगी, तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है बेटा इसमें। बोलो है या नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन? क्योंकि हम इसे यदि खींचने में कामयाब हो गए तो इस बॉडी पर एक mg, एक F के, एक N और एक अप्लाइड फोर्स, 1 2 3 4। अब ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या अस्त्र बताया है मैंने? यार ये चीजें तो आमने सामने हैं, लेकिन ये अलग है और वो अलग कहीं जा रहा है। तो फिर ऐसी जो तुम्हें अलग से कोई तिरछी दिख रही हो ना, कोई अलग से ही अलग, जो अलग ही उसने दुनिया बना रखी है, उसी के कंपोनेंट तोड़ दो। तो यहां लिख देता हूं मैं, रिजॉल्विंग एफ को रिजॉल्व करिए बेटा, रिजॉल्विंग एफ। अलग ये दिख रहा था हमको, अलग दुनिया ऐसी ने बना ली है। तो बताइए, इस एफ के कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, इधर आएगा नहीं आएगा, और एक इधर आएगा। बताइए इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? एफ कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? एफ साइन थीटा। बोलो इतना एग्री कर गए या नहीं कर गए? एग्री कर गए कि नहीं कि इस एफ को रिजॉल्व कर लो? इसी ने नौटंकी कर रखी थी, अलग ही जा रहा था ये। मैं मान रहा हूं परेशान हो रहे, पर इसको और देख लो बेटा प्लीज, ये लास्ट टॉपिक है, फ्रिक्शन खत्म। तो इस एफ के दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान रखना, एफ को देखना नहीं है, अब एफ को तोड़ दिया है। यानी अब बताइए, इस फिगर में काउंट करके बताइए, रिजॉल्व करने के बाद कितनी फोर्स है, गिन के बताइए इस फिगर में कितनी फोर्स है, गिनिए इस फिगर में कितनी फोर्स है। 4 नहीं है भूमिका, नहीं, गलत काउंटिंग हो गई, गिन के बताइए। 5 है, एक एफ के, उंगलियों पे गिनते चलो, एक एफ के, एक mg, एक n, ये तो 3 है ही, 2 और आ गई, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, 5 है। आइए ऐसी इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं। आप यदि आपको ये भसड़ लग रही है इसमें, तो आप एक काम कर सकते हो बेटा, इसके इक्विवेलेंट ये फिगर बना सकते हो। आपको यदि कुछ बुक्स में ऐसे भी बना रखा है, ये एरो ऐसे ले जाओ, एक ही बात है बेटा। यदि हम बिना मैग्नीट्यूड, बिना डायरेक्शन छेड़े ऐसे लगा दें, ये भी पुश है बेटा, ये भी पुश है, पीछे से धक्का दिया होगा तभी एरो ऐसा है बेटा, ऐसे करके धक्का दिया होगा। ये फिगर और ये फिगर तो एक ही। एक मिनट, एक चीज आपको बता दूं, ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है, ध्यान रखना। चलिए, आपको इसमें समझना है तो इसी में बात करते हैं। बताइए, ये एफ है, इसी में बात करते हैं। बताओ इस पे और कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? इस पे mg लग रही होगी, इधर लिखा देता हूं mg, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, एरो ध्यान देना वो ऊपर लग रही होगी, mg नीचे लग रही होगी। ये बॉडी इधर खिसकेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन भाई साहब ऐसे लगेगा, एरो देखिए, समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो इतना फिगर समझ में आया कि नहीं? भाई ये बॉडी इधर हमारे ऐसे धक्का देने से ऐसे वो इधर ही खिसकेगी, तो एफ के इधर होगा, mg इधर होगा, n इधर होगा। अब ये जो एफ है, इसके कंपोनेंट तोड़िए, इसके कंपोनेंट तोड़िए। तो ध्यान रखना, इसका जब कंपोनेंट तोड़ोगे, यही थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है मेरे ख्याल से। फिर आप चलो इसमें ही समझिए, इसमें नहीं समझे तो मैं वो कोशिश करूंगा। इस एफ के दो कंपोनेंट तोड़िए। बताओ, एक कंपोनेंट का एरो इधर आएगा ना, और ये होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट का एरो ऐसे आएगा, एफ साइन थीटा। ये एरो समझ गए तो आप फिगर मैं समझा दूंगा। देखना, ये दोनों एरो समझ गए, एफ कॉस थीटा ऐसे और एफ साइन थीटा ऐसे, क्योंकि इस एफ का एरो ऐसे था। और नहीं समझे हो तो फिर मेरे पास फिर एक ही तरीका है, वो ये है। जो नहीं समझे इसको तो हेडेक मत लेना, इस एफ को ऐसे मैनेज कर लो, मतलब ये वाला एफ का एरो ऐसे था ना, उसको आगे बढ़ा दो। बताइए, ये थोड़ा आपको इजी लगेगा। ये कौन सी फोर्स है बोलो? mg। ये बॉडी इधर खिसकेगी तो इधर एफ के एक्टिवेट हो जाएगा,
एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, और हमने चीटिंग नहीं करी थी, हमने जितने एंगल पर पुल लगाया था उतनी एंगल से पुश एक्टिवेट किया है। तो इसमें एफ के कंपोनेंट तोड़ना, बताइए तो ये कंपोनेंट कितना होगा बोलो। यदि ये आपको अच्छा लगता है तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसे तो समझना पड़ेगा, चाहे ये समझ लो चाहे ये समझ लो। अब देखिए, बताइए ये बॉडी इधर उधर एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे तो फिर भी एक्सेलरेट नहीं हो रही। तो सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, देखो दो एरो लग रहे हैं, एक ये लग रहा है एक ये लग रहा है, एक एरो एन का है और एक एरो एफ साइन थीटा का है। दो फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, उसके भले ही ऊपर दो लग रही है, भले ही नीचे एक लग रही है, फिर भी ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रही ना, तो इस डायरेक्शन में बैलेंस है। तो बताइए ये इक्वेशन समझ में आई, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, क्या ये समझ में आई कि नहीं? ऊपर एन ऊपर एफ साइन थीटा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। लेकिन इसमें पुल को पुश में कन्वर्ट करते ही बताइए ऊपर एक फोर्स है एन, लेकिन नीचे दो फोर्स हो गई एम जी और एफ साइन थीटा। ये अंतर आ जाता है, जब हम पुल करते हैं तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर आ जाता है, और जब पुश करते हैं तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट नीचे आ जाता है। इस वाले फिगर में एफ कॉस थीटा इधर था, इस वाले फिगर में भी एफ कॉस थीटा इधर था। सिर्फ पुल और पुश में इतना अंतर आ गया कि यदि पुल लगाओगे तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर आ गया है, और पुश लगाओगे तो एफ साइन थीटा कंपोनेंट नीचे आ गया। फिर उसका फर्क क्या पड़ेगा अभी पता चल जाएगा। बताना ये बॉडी ऐसे ऐसे एक्सीलरेट होगी, लेकिन ऐसे ऐसे तो नहीं जा रही ना, तो ऐसे ऐसे, तो इसमें बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें टोटल अपवर्ड फोर्स एन है और टोटल डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा है। ये अंतर आ गया बेटा, ये अंतर आ गया पुल और पुश में। तो यहां एन किसके बराबर आया बोलो, इसको उधर ले जाओ, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बस लास्ट है बेटा, आ रहा हूं बस स्टेज ये वाली, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एन बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बताना एम जी इसमें एम जी इसमें, एफ साइन थीटा इसमें एफ साइन थीटा इसमें, पर यहां माइनस है ये प्लस है। किस केस में एन बड़ा आ रहा है बताइए, एक सिंपल सी फिजिक्स। अब तो ये वाला एन बड़ा आ रहा है पुल वाले केस में, मतलब आपसे पूछता हूं पुल वाले केस में या पुश वाले केस में, सेकंड केस में ना ये एन बड़ा आ रहा है क्योंकि एमजी में कुछ जुड़ रहा है, यानी इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बड़ी आ रही है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन कम आ रही है। सर उससे हो क्या गया, नाउ आपको पता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फर्क पड़ रहा है बेटा, आपने आगे बहुत पहले पूछ लिया। बताना काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? क्या फॉर्मूला होता है एफ के का, एफ के इक्वल टू म्यू के एन। इसका क्या मतलब है, एन ज्यादा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, एन उसमें ज्यादा है, ज्यादा है उसका एन तो आपको फ्रिक्शन भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसमें एन कम है तो फ्रिक्शन कम झेलना पड़ेगा, तो आपकी लड़ाई फ्रिक्शन से इसमें ज्यादा हो जाएगी। होप की समझ में आ गया, दैट्स व्हाई पुल इज इजियर, पुल इजी हो गया। यहां नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा छोटा है, यहां नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है, और नॉर्मल रिएक्शन जिसका ज्यादा होगा फ्रिक्शन उस केस में ज्यादा होगा। ये बेटा आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब जो मैं परसों पढ़ाऊंगा, इतनी एनर्जी बेटा आज कोई नहीं, ये टॉपिक भी खत्म हो गया ना, जब नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा तो हाँ अभी पूछ लेना देव, अभी पूछना अभी तो सर्कुलर मोशन के जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उसको रिवाइज करके आइएगा। मैं जो नोट्स भेज चुका हूं उसमें सीधे सेंट्रीपिटल फोर्स से पढ़ाऊंगा।